सो लास्ट क्लास तक पोलराइजेशन हम डिस्कस कर चुके थे। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बता दूं कि पोलराइजेशन इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, जो रिड्यूस सिलेबस है उसका पार्ट है। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, इसीलिए मैं आपको ये पोलराइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ। पोलराइजेशन में लास्ट टॉपिक हमने किया था, दैट वाज लॉ ऑफ मेलिस। पोलराइजेशन का मतलब है कि जब जो लाइट वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग डायरेक्शंस में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मिलेंगे। अगर आप किसी तरह से इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर दो कि आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स सिर्फ इस डायरेक्शन में रहें, बाकी सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आप कहीं एब्जॉर्ब करा दीजिए, तो इस लाइट को आप कहोगे प्लेन पोलराइज लाइट एंड दिस वाज अनपोलराइज। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, विच इज आई नॉट बाय 2। एक चीज और मैंने डिस्कस की थी, पोलराइजर्स। पोलराइजर बेसिकली वो डिवाइस या वो मटेरियल है जो लाइट को पोलराइज कर सकता है, दैट्स पोलराइजर। अब लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम एक और डिवाइस यूज करते हैं, विच इज नोन एज एनालाइजर। एनालाइजर को रोटेट करने पर अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं होती तो आप कहोगे जो लाइट थी दैट वाज अनपोलराइज्ड लाइट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि आप अनपोलराइज्ड लाइट अगर एनालाइजर पर इंसिडेंट कर रहे हैं और एनालाइजर को आप रोटेट कीजिए, आप कैसे भी रोटेट करो आपको कुछ ना कुछ लाइट दूसरी साइड जरूर मिलेगी। अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं होती तो उसे हमने कहा था योर लाइट इज अनपोलराइज्ड। और अगर एनालाइजर को रोटेट करने पर इंटेंसिटी चेंज हो जाए तो आप कहते हैं कि ओके लाइट इज पोलराइज्ड। इतना हम डिस्कस कर चुके थे अप टू पोलराइजेशन। हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि अगर ये आपके पास एक एनालाइजर है, ये एक्सिस है एनालाइजर का, इस एनालाइजर पर मैंने कुछ लाइट इंसिडेंट करी, जो लाइट इंसिडेंट की है उसकी इंटेंसिटी आई है और लेट्स से दैट इज आई नॉट। पोलराइज लाइट और एनालाइजर के एक्सिस में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो यहां जो लाइट बाहर निकल कर आएगी उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी दैट इंटेंसिटी इज आई। आप आई और आई नॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। आई और आई नॉट में रिलेशन है आई इज आई नॉट cos square theta. This is the relation between I and I naught. So I और I naught में जो relation होगा that is I naught cos square theta. ये जो भी एनालाइजर से लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी। थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एंड एनालाइजर। आप इसे ये भी कह सकते हैं भाई पोलराइजर ऐसे ही रखा होगा ना, क्योंकि अगर पोलराइजर देखो अगर स्ट्रेट है ऐसे रखा है तो यहां से जब लाइट निकलेगी तो एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर पोलराइजर आपने ऐसे रख दिया, ये भी मैंने कल करके दिखाया था आपको लास्ट क्लास में, तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो ऐसी जाएगी। तो मैंने लिखा था थीटा में, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एंड एनालाइजर। और मैंने ये भी लिखा था थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। सो ये आखिरी डिस्कशन था जहां हमने खत्म कर दिया। यहां बताइए मुझे, यहां तक आपको कुछ डिस्कस करना है फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये सब हम कर चुके थे लास्ट सैटरडे तक। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं, स्पेशल केसेस। केस वन, केस वन मीन्स इफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, if plane of polarized light, जी सनाउल बिल्कुल, क्योंकि हम प्लेन पोलराइज पढ़ रहे हैं तो पोलराइज लाइट लाइट की लाइन की ही फॉर्म में होगी, किसी एक डायरेक्शन के वेक्टर्स। सर्कुलरली पोलराइज और एलिप्टिकल पोलराइज सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो पोलराइज मिलेगा वह लाइन की ही फॉर्म में होगा। इफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और
is parallel to axis of analyzer. सुनाओ, एक मिनट अभी बताता हूं मैं, आप गलत सोच रहे हैं। तो ये जो थीटा है, दैट थीटा इज 0 डिग्री। अगर पोलराइज लाइट का प्लेन और एक्सिस ऑफ एनालाइजर पैरेलल हो, लाइक दिस इज द पोलराइज लाइट एंड दिस इज योर एनालाइजर। अगर ये दोनों पैरेलल है, मींस एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। याद रखिएगा, दिस इज पोलराइज लाइट, अनपोलराइज नहीं है। दिस इज पोलराइज लाइट, दिस इज एनालाइजर। सो एक तो ये कि यहां जो भी लाइट निकलेगी, मतलब बिल्कुल पैरेलल है ना, तो सारे कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे। तो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट कह रहा हूं और इसकी इंटेंसिटी आई कह रहा हूं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए इंटेंसिटी में, आई शुड बी इक्वल टू आई नॉट। आप लॉ ऑफ मेलस से भी करना चाहो तो आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज आई नॉट cos square 0, cos 0 is 1, so I is equal to I naught. अब इसमें थीटा 0 या 180 आप कह दो, एक ही बात है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हा? अगर आप यहां रखोगे I नॉट cos square 180 डिग्री, cos 180 is -1, I is I नॉट -1, so I is equal to I नॉट स्क्वायर होगा। सो अगर आपकी पोलराइज लाइट एनालाइजर के प्लेन के पैरेलल है, तो आपको उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटेंसिटी सेम रहेगी। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। सनाउल, ये जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं ना, मैंने कल भी ड्रॉ किया था कि ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आप लाइट जो भी आप देखते हैं रेडिएशन, उस रेडिएशन में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखती, आप रेडिएशन फील करते हैं, आप रेडिएशन को फील करते हो। तो ऐसे नहीं होगा कि रेडिएशन एक लाइन में दिख रही होगी आपको, दीज आर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी नजर नहीं आती। क्या ऐसा दिखता है कभी कि अगर लाइट आ रही है तो ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कहीं दिख रहे होते हैं? हाँ, तो ये आपको कभी एरोज नहीं दिख रहे, आपको तो लाइट दिखेगी। अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट में फर्क क्या है, मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज में ना। एक सेकेंड अलीजा, बस अभी आ रहा हूं। सो वो डिफरेंस है ग्लेयर का। भाई अनपोलराइज लाइट में ग्लेयर होता है, जिसे चमक कहते हैं, चमक होती है। पोलराइज लाइट में वो ग्लेयर कम हो जाता है। पता नहीं सनाउल, मुझे याद नहीं तुम स्पेक्स लगाते हो या नहीं लगाते हो। अगर तुम स्पेक्स लगाते हो, नहीं लगाते हो क्या? तो स्पेक्स में ना लेंसेज आते हैं, एंटी ग्लेयर लेंसेज। मतलब इस बैच में जितने भी लेंस लगाते हैं, एंटी ग्लेयर लेंसेज आते हैं। एंटी ग्लेयर का मतलब क्या है, मतलब वो ग्लेयर क्या चीज होती है और उसको कैसे खत्म कर देता है? ग्लेयर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड उन कंपोनेंट्स की वजह से, जो आर्बिट्ररी फैले हुए हैं ना, इनकी वजह से ग्लेयर होता है। तो एंटी ग्लेयर लेंसेज लाइट को पोलराइज कर देते हैं, जिससे ये अलग अलग वेक्टर्स खत्म हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये नजर आता है कि ओके अब चमक कम है लाइट, दैट इज एंटी ग्लेयर, और ये पोलराइजेशन है। अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछना चाह रहे हैं, ग्लेयर कम हो जाएगा। जी जी, वही जो कार की विंडशील्ड पे दिखता है। तो कार की विंडशील्ड में भी एक पोलराइड लगा हुआ होता है। अगर आप उसे खुरच दें तो ग्लेयर बहुत ज्यादा आएगा। एक पोलराइड लगा होता है जो सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है, उसकी जो लाइट है उसे पोलराइज कर देता है ताकि ग्लेयर कम हो। इवन जब आप शेड्स खरीदते हैं, जब आप गॉगल्स खरीदते हो, तो उन गॉगल्स में भी एंटी ग्लेयर यूज करते हैं। तो वहां भी लाइट को पोलराइज किया जाता है। आप जो चीज फील करोगे, एक तो आप ये फील करोगे कि ओके पोलराइज लाइट में ग्लेयर नहीं है, दूसरा इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कम हो गए, इंटेंसिटी हाफ हो गई, इंटेंसिटी में चेंज आप फील करेंगे। स्ट्रेट और सर्कुलर आप कुछ नहीं देखते, वो तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है। केस 2, अगर ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है ये एनालाइजर के परपेंडिकुलर है,
हाँ, यहां से शुरू किया था रीजन मैंने, बस ये तो मैंने रिवाइज कराया था जो भी लास्ट क्लास का था, एक्चुअल में यहीं से शुरू हो रहा है। जी द्वैत, सोर्स से हमेशा अनपोलराइज लाइट आई। बस एक स्पेशल केस होता है, अगर कहीं से लाइट स्कैटर्ड हो रही है, सोर्स से तो अनपोलराइज्ड आ रही है, बट स्कैटर्ड होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि वो पोलराइज्ड हो जाए। जैसे सन से जो लाइट आती है दैट्स अनपोलराइज्ड, बट रास्ते में डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे स्कैटर होने के बाद ये पॉसिबिलिटी होती है कि लाइट आपकी पोलराइज्ड हो जाए। सो इफ प्लेन ऑफ एनालाइजर is perpendicular, sorry, plane of polarized light. It's perpendicular to axis of analyzer. तो अगर ये एनालाइजर के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक ये वेक्टर है, एंगल इज 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली यहां कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, अगर ये आई नॉट था तो यहां तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं आने वाली। तो आप ऐसे लिखोगे आई इज आई नॉट cos square 90 डिग्री, cos 90 0 which is 0, so I is I नॉट। देखिए ये जो रिड्यूस टॉपिक्स है ना, इनका इस साल जेई या नीट में आने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन आप हो सकता है एक अटेम्प्ट की आपको और जरूरत पड़ जाए, तो बस इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं कि आपको आना चाहिए ये सब। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो डेफिनेशंस हैं, मैं वो डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा आपको कि जब आप बाद में डेफिनेशंस पढ़ना आपके लिए परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार ये चीजें छूट गई हैं, आप बाद में करेंगे तो एक डर सा बैठ जाता है कि हमें आता नहीं था। इसीलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसको करने की जरूरत क्या है, लेकिन एक बार समझ लो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, और हमारे पास टाइम है, हम इसमें टाइम डिवोट कर सकते हैं। इतना लिख लीजिए। सबने लिख लिया? चलिए केस 3 देखिए। अगर इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है, इफ इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड, अगर लाइट अनपोलराइज्ड, भाई बता सकते हो अगर लाइट अनपोलराइज्ड है तो थीटा की वैल्यू कैसी होगी, क्या लगता है आप लोगों को? थीटा की एक फिक्स वैल्यू होगी या वेरी करेगा थीटा? थीटा वेरी करेगा, वेरी गुड, थीटा वेरी करेगा ना। Okay. So this is the axis, huh? थीटा वेरी करेगा, राइट। सो मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जैसे मैंने पहले प्लेन ड्रॉ करके दिखाया था। हर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं आपके पास।
तो जब आप इंसिडेंट करोगे तो यहां जो थीटा होगा ना, दैट थीटा इज वेरिएबल। मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ ये वाइब्रेशन ले रहा हूं तो थीटा कितना है, सिर्फ इस वाली वाइब्रेशन के लिए? गुड, तौहीद का सही है, अस्का वजाहत का सही, खदीजा का ठीक, रशाद का ठीक, राशिद का, फायका, वेरी गुड, सब ठीक कर रहे हैं। इशाके, रशद, नीतीश, आंसर। एक बार आंसर करता है फिर खो जाता है। 0 डिग्री, वेरी गुड। इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? यहां तो बिल्कुल सही है, थीटा 90 डिग्री। तो अलग अलग वाइब्रेशंस के लिए थीटा की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती चली जा रही है। बहुत दिनों बाद आज योगेश का आंसर देखा मैंने। चलो गुड, थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा वेरी कर रहा है। जब थीटा वेरी करेगा तो अब ये सोचो, आपको इंटेंसिटी जो दिखेगी भाई, आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप जरा सोचना शुरू करें तो ये ऐसा होगा, थीटा 0 तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, थीटा 90 तो इंटेंसिटी 0, 45 तो कुछ और इंटेंसिटी। तो आपको क्या दिखेगा, फ्लक्चुएशन दिखेगा या एवरेज दिखेगा? क्या लगता है? आपको जो दिखेगा वो एवरेज दिखेगा। नहीं नहीं नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं, एवरेज। ये इतनी तेजी से होता है कि आपको एवरेज इंटेंसिटी दिखेगी, एवरेज दिखेगा। आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला गया। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कुछ याद है किसी को? कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना हुआ करता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तौहीद गलत, खदीजा गलत, वजाहत का ठीक है, राशिद का ठीक है, अलमास का ठीक है, तौहीद फिर गलत, खदीजा फिर गलत, अमान का ठीक है। अरे 1/2 यार, क्या सिखाया था? मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बाई 2। 0 थोड़ी ना होती, मिनिमम वैल्यू -1 थोड़ी ना होती है, कॉस थीटा थोड़ी ना, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट्स आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय हाफ। सो जो एवरेज वैल्यू है इंटेंसिटी की, दैट्स आई नॉट बाय 2। और यही मैंने लिखा था अनपोलराइज लाइट के लिए, कि जो अनपोलराइज लाइट है उस अनपोलराइज लाइट में इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये लिखा था ना स्टार्टिंग में कि इंटेंसिटी अगर यहाँ आई नॉट है तो यहाँ हाफ हो जाएगी। वो यहाँ प्रूफ हो गया। आपको जो दिखेगा दैट इज एवरेज। अब वो आपसे एक चीज और कभी कभी कैलकुलेट करवाता है, कहता है एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर एंड इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट करो। दिस इज थीटा, एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर, एंड दिस इज इंटेंसिटी। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, पहला एंगल 0, दूसरा एंगल 90 डिग्री, तीसरा एंगल 180 डिग्री, और उधर चला जाएगा। जब एंगल 0 तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, एंगल 90 इंटेंसिटी 0, 80 इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर 270 पर जाकर ये 0 हो जाएगी, एंड ऑल चलता रहेगा, है ना, 360 पर जाके फिर मैक्सिमम। सो ये इंटेंसिटी है लाइट की, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। लिखिए इतना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चलो हो गया। लिखिए इतना, लिखिए। अभी क्वेश्चंस देखिए कुछ।
So देखिए यहाँ 3 पोलराइजर्स हैं, सब एक दूसरे के साथ 30 डिग्री पे रखे हुए हैं. लाइक ये फर्स्ट पोलराइजर, ये सेकंड, एक और है जो इससे भी 30 डिग्री पे रखा हुआ है. लाइक अगर ये इसका एक्सेस है, तो नेक्स्ट वाला इससे भी 30 डिग्री पर है. So this is polarizer number 1, polarizer number 2, polarizer number 3. So you have 3 polarizers. Are placed at 30 degree with respect to each other. Calculate intensity of light from third polarizer. तो थर्ड पोलराइजर से जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी चाहिए. सो यहां इंटेंसिटी आई नॉट है. मुझे बता सकते हो फर्स्ट से पास होने के बाद इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी? ये वाइब्रेशंस पास होंगी. हाँ, पहले तो अनपोलराइज लाइट है, ये ना अनपोलराइज लाइट. तो जब ये पास होगी तो लॉ ऑफ मैलिस की जरूरत नहीं है, आपको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली हाफ रह जाएगी. सो अगर इसे मैं I1 कहता हूं तो I1 आपको पता है कि I1 हाफ हो जाएगा. अब जब I1 यहां से पास होगा तो देखो अब वाइब्रेशन इसके एक्सिस के पैरेलल है. ये I2 हो गया. तो अगर आप ये I2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये I2, अब देखो एंगल कितना है पोलराइज लाइट में और आपके एनालाइजर के बीच में? 30 डिग्री. अच्छा एक चीज और है, पहले वाले का नाम है पोलराइजर, दूसरे वाले को आप कहेंगे एनालाइजर. ये एनालाइज कर रहा है. तो अब जब यहां इंटेंसिटी आएगी I2 आएगा I1 cos square 30. So I1 is I naught by 2, cos 30 is root 3 by 2. 2 का स्क्वायर. तो I2 आ गया I naught by 2 multiplied by 3 by 4. So I2 आ गया 3 I naught by 8. अब ये जब यहां से पास होगा तो इसके पैरेलल मिलेंगे आपको वाइब्रेशंस. I3 आ जाएगा. I3 को आप लिख सकते हैं I3 is I2 cos square 30.
It's 3 I naught by 8. Cos 30 is root 3 by 2 का square. I3 is 3 I naught by 8 multiplied by 3 by 4. So I3 is 9 I naught by 32. अब इसमें ना ये तो फाइनली आ गया. वो एक चीज और पूछ लेता है, क्या फ्रैक्शन है लाइट का जो बाहर आ रहा है. वैसे भी पूछ लेता है कि भाई ये बताओ फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम थर्ड एनालाइजर. तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा I3 डिवाइडेड बाय I. सो यहां जो I3 होगा दैट्स 9 I नॉट बाय 32. I नॉट से डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया. 9 बाय 32. ये फ्रैक्शन है लाइट का जो बाहर आ रहा है, 9 बाय 32. भाई बताइए ये क्लियर है. ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको पोलराइजेशन पर मिलेंगे वो लॉ ऑफ मेलस से ही होते हैं. यही सब लॉजिक यूज कर रहा होता है. ये क्लियर हुआ सबका. चलिए गुड. लिखना शुरू कीजिए इतना. खदीजा ये तो क्वेश्चन है, रियल लाइफ में इसकी जरूरत नहीं पड़ती. क्वेश्चन है, कह रहा है एक से ज्यादा एनालाइज रखकर ताकि थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन को. रियल लाइफ में इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन को टफ करने के लिए. हाँ रियल में नहीं. रियल में नहीं. ओके योगेश. मैं लिखा सब लोगों ने. इसको फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. चलिए लिखिए इतना. भाई अब एक आध न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए. Two Polaroids P1 and P2 are placed with their pass axes perpendicular to each other. Unpolarized light of intensity I naught is incident on P1. A third Polaroid, भाई Polaroid is polarizer ना. आर्टिफिशियल जो पोलराइजर्स होते हैं उन्हें पोलराइड किया जाता है. इज केप्ट इन बिटवीन P1 and P2
such that its path axis makes angle of 60 degree with P1. Calculate intensity of light transmitted through P1, P2 and P3. चलिए भाई सॉल्व किए. करिए, सॉल्व कीजिए और आंसर्स बताइए. नहीं अलीजा, ये काम हो नहीं सकता. दीज आर वेरी मच इंटर रिलेटेड टॉपिक्स. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आज ये समझाऊं फिर कुछ दिन के बाद मैं दोबारा ये समझा रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये पॉसिबल नहीं है. बहुत कुछ बचा हुआ नहीं है. लाइक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह बहुत सीधी सीधी चीज है. हो नहीं पाता बच्चे. जो आप कह रहे हो ना वो शायद आप कर लो, लेकिन मासेस के साथ वो अप्रोच पॉसिबल नहीं हो पाती. इसमें से अभी देखना, ये बैच स्ट्रेंथ आधी भी नहीं रह जाएगी. जिस दिन ये सिलेबस में कह दूंगा कंप्लीट हो गया, आधे भी नहीं होंगे जो रिवीजन के लिए आएंगे. एज अ टीचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आना भी नहीं चाहते उनको भी करा देना. ठीक है बजाज. ठीक है तो आइद. ठीक है, इसका लास्ट वाला गलत है. लास्ट वाला गड़बड़ है. हाँ अब ठीक है. और आंसर्स उज़मा, दावल, जोहा, सनाउल, सैयदा, शाकिर, योगेश. खदीजा फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है. आयशा गड़बड़ है, चेक करो दोबारा. मोमिना तीनों पार्ट्स ठीक हैं. और लोगों के आंसर्स. हाँ शाकिर, फर्स्ट पार्ट ठीक है. सेकंड गलत है. हाँ योगेश, फर्स्ट पार्ट ठीक कर रहा है. ठीक है अलमास, तीनों ठीक है. ठीक है सनाउल, फर्स्ट ठीक है. सेकंड ठीक है. फर्स्ट और सेकंड ठीक है फातिमा. फातिमा तीसरा क्या है? फर्स्ट सेकंड पार्ट ठीक है. नहीं योगेश, गड़बड़ है, सेकंड गलत आ रहा है. ठीक है आयशा, ठीक आ रहा है. अमानत फर्स्ट ठीक है यार, सेकंड में गड़बड़ कर रहे हो. आयशा आप भी गड़बड़ कर रही हैं. खदीजा का ठीक है. उज़मा ठीक है फर्स्ट. सनाउल गलत है.
अर्शद एक पार्ट मिस हुआ है आपका, ये दोनों पार्ट के आंसर्स ठीक है। हाँ राशिद तीनों पार्ट्स ठीक आ रहे हैं। इफ्रा नहीं, गड़बड़ है, आगे गड़बड़ है। हाँ उस्मा सेकंड पार्ट ठीक है। हाँ ठीक है, चलो भाई अब मैं आंसर बता रहा हूँ। I0/2, I0/8 और 3I0/32, ये आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं कैसे आएगा। 3I0/32 ही था ना? हाँ 3I0/32। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो पोलराइड दिए हुए P1 एंड P2 विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों पोलराइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अनपोलराइज लाइट को आपने इंसिडेंट किया P1 पर और उसके बीच में एक P3 रख दिया, सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। सो अब ना मैं पूरा पोलराइड ड्रॉ नहीं कर रहा, एक काम करता हूं, मैं जो थिक सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, दैट दिस थिक लाइन इज, अरे यार, जो थिक सी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये थिक लाइन आपका पोलराइड शो करे। दिस इज अ पोलराइड। पोलराइड 1, पोलराइड 2, पोलराइड 3। 1 और 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है फर्स्ट के साथ। इसका नाम P1 है, इसका नाम P2 है, ये एंगल 60 डिग्री है। यहां अनपोलराइज लाइट है। अब भाई मैं एनसीईआरटी जैसे ड्रॉ करके देती है, मैं वैसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में अनपोलराइज लाइट को ऐसे शो करते हैं डॉट से, मैंने पहले भी बताया था। दिस इज अनपोलराइज लाइट। हाँ ये P1 है सॉरी, अच्छा ये P2 है। This is P1, this is P2 and this is P3. अब जब आप यहां से लाइट पास करोगे ना, तो पहले में तो सीधा सीधा इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। ये इंटेंसिटी हाफ हो गई I0। ये 60 डिग्री है। यहां जब वाइब्रेशंस आएंगी तो ये वाइब्रेशंस ऐसी मिलेंगी। इसकी इंटेंसिटी मैंने कह दी I1, तो I1 पता है हाफ हो जाएगी। यहां एक इंटेंसिटी आएगी विच इज I3, एंगल इज 60 डिग्री। तो आप ऐसे लिखोगे I3 is I1 cos square 60. So I3 is I1 which is I0/2. Cos 60 is half, it's half square. So I3 is I0/8. I1 is I0/2, I3 is I0/8. अब इसके बाद ये जो पोलराइजर है, ये रेडिएशंस आ गई, ऐसे जा रही है आपकी वाइब्रेशंस। इन वाइब्रेशंस में और P2 में एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ऐसी होगा भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल मिलेगा ये 30 तो बचेगा। ये एंगल 30 डिग्री हो गया। यहां इंटेंसिटी क्या थी? I3। यहां इंटेंसिटी क्या होगी? I2। तो आप लिख सकते हैं I2 is I3 cos square 30. I2 is I3 which is I0/8. Cos 30 is √3/2 square. So यहां से I2 आ गया, it's 3/32 I0। ये I2 मिल गया। तो ऐसे आपने इंटेंसिटीज कैलकुलेट कर ली, I1, I3 और I2। चलिए इतना लिखिए, एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई। 0 तब आता है जब कोई दो पोलराइजर्स या एनालाइजर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो कोई परपेंडिकुलर नहीं है।
चलिए भाई सर सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। क्रॉस पोजीशन मींस पोलराइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो से आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट पोलराइड है तो ये सेकंड पोलराइड है, थर्ड ऐसा दिया हुआ है। So this is Polaroid P1, Polaroid P2, it's Polaroid P3। ये एंगल पूछ रहा है आपसे। यहां कोई लाइट इंसिडेंट कर दी उसने, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये एंगल थीटा चाहिए। अच्छा हाँ, P1 P3 पर। सॉरी ये लाइन गलत लिखी हुई है। एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, between P1 and P2 such that angle between P1 and P3 is theta। इसमें असल में ग्राफ वाला क्वेश्चन भी था, वो तो मैंने काट दिया, ग्राफ की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ मर्जी है तुम्हारी तुम पोलराइज ले लो, अनपोलराइज ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। पोलराइज लाइट ले लो जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट। थीटा की वैल्यू बतानी है जब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी दैट इज मिनिमम, और थीटा की वैल्यू बतानी है जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट इजी है, मिनिमम इजी है, मैक्सिमम प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। खतीजा इंटेंसिटी नहीं पूछ रहा, एंगल पूछ रहा है, एंगल। गलत है मोमिना। हाँ ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, गुड, मोमिना का ठीक है। वजाहत गलत आ रहा है। अच्छा एंगल आ रहा है, ठीक है खतीजा।
इसके लिए इंटेंसिटी मिनिमम आएगी। ठीक है, ठीक है इसका, ठीक आ रहे दोनों पार्ट्स। खदीजा जल्दी से मुझे इक्वेशन बताना, यहाँ पर जो लाइट आई है उसकी इक्वेशन क्या है इंटेंसिटी की, जहां से आप ये 45 और 0 कैलकुलेट कर रही है, जल्दी से। यहाँ जो लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी की इक्वेशन। ठीक है बजाज। भाई देखिए, ये तो मैंने पैरेलल लिया है, तो यहाँ जो I1 आएगा वो I1 तो I0 के ही इक्वल आएगा। जब ये I0 इस P2 P3 से पास होगा तो यहाँ इंटेंसिटी रह जाएगी I3। एंगल थीटा है तो आप I3 को लिख सकते हैं इट्स I1 cos स्क्वायर थीटा। ये I3 आ गया। I1 की वैल्यू रख दो, क्या वो खदीजा इक्वेशन लिखो, इट्स I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां से आपने कैलकुलेट करा I0 cos स्क्वायर थीटा, ये I3 आ गया। अब अगर I3 आ गया तो I3 से यहां जो इंटेंसिटी आएगी I2 उसे कैलकुलेट करने के लिए इस एंगल की जरूरत पड़ेगी ना। तो बताएगा मुझे ये एंगल कितना है? हाँ यार, एक बड़ी हैरत की बात है, तुम हाँ 90 माइनस थीटा, तो जब I2 आएगा I2 इज I3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। I3 की वैल्यू रख दो यहाँ, तो I2 आ गया I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब ये जो cos 90 माइनस थीटा ऐसे आप लिख सकते हैं sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां जो I2 आएगा ना दैट इज I0 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये I2 आया इट्स I0 बाय 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसे ना एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहां से कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आया आपका I2 इज I0 बाय 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हो 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। 2 cos थीटा sin थीटा को आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा। I2 is I0 by 4, this is sin 2 theta का होल स्क्वायर। I2 is I0 by 4 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये रिलेशन आया I2 का। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताइए I2 की मिनिमम वैल्यू। भाई ये बताओ, यहां तक हुआ क्लियर? ये कैसे आ रहा है I0 by 4 sin स्क्वायर 2 थीटा? I0 by 4 sin स्क्वायर 2 थीटा कैसे आया? तो अब आपसे कहता हूं कि मिनिमम निकालो। मिनिमम आई कितना हो सकता है भाई? इंटेंसिटी मिनिमम कितनी होगी? 0 से कम तो हो नहीं सकती। 0 कब आएगी? जब साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 हो जाए, जब साइन 0 हो जाए। साइन 0 होने की जरूरत क्या है? जब 2 थीटा 0 मींस थीटा 0 डिग्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये P3 P1 के पैरेलल है तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। अब मैं आपसे कहता हूं मैक्सिमम कहिए सॉल्व। जब आप मैक्सिमम इंटेंसिटी लोगे फिर आप इसी को लिखोगे I2 इज I0 by 4 sin स्क्वायर 2 थीटा।
मैक्सिमम होने का मतलब है साइन स्क्वायर 2 थीटा इज मैक्सिमम विच इज 1. साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1. तो 2 थीटा भी कितना आ जाएगा 1 रूट ले लो. आई मीन सॉरी योर एंगल शुड बी 90 डिग्री. साइन 1 तो तब आएगा जब एंगल 90 होगा. तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री. सो अगर एंगल 45 डिग्री है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम. एंगल किसके बीच में P1 और P3 में. अगर P1 और P3 में एंगल 0 डिग्री है देन इंटेंसिटी इज मिनिमम विच इज 0. इतना लिखिए. इसमें एक ब्रूस्टर्स लॉ और है वो डिस्कस करते हैं. हाँ लास्ट स्लाइड पर आ रहा हूं. लिख लीजिए इतना फिर ब्रूस्टर्स लॉ डिस्कस. भाई लिखा है इतना. नेक्स्ट स्लाइड पर है. नेक्स्ट देखिए ब्रूस्टर्स लॉ. लिखिए. अर्षद हो गया. देखो ब्रूस्टर्स लॉ ना ये है तो नहीं इस साल भी रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है लेकिन इसे करके जाना क्योंकि ये टीआईआर से कनेक्ट हो जाता है. इसे टीआईआर से कनेक्ट किया जा सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से. इनफैक्ट ब्रूस्टर्स लॉ टीआईआर से कंबाइंड एक क्वेश्चन हमने टीआईआर में भी कर ही लिया था. तो देखिए ब्रूस्टर्स लॉ का क्या मतलब है. दिस इज मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m. दिस इज मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2. यहां पर मैंने लाइट इंसिडेंट कर दी. ये लाइट मैंने यहां इंसिडेंट कर दी. तो अब ट्रांसपेरेंट है होना तो रिफ्रैक्शन चाहिए. जो लाइट मैंने इंसिडेंट करी है दैट लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट. ये इंसिडेंट लाइट है विच इज अनपोलराइज्ड. प्लेन के परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस हैं वो डॉट शो कर रहा है. दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. This light is unpolarized. So this is incident unpolarized light. अब यहां क्या होगा. लाइट रिफ्रैक्ट कर गई. ये रिफ्रैक्शन हुआ. ये रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज अनपोलराइज्ड. तो ये भी अनपोलराइज्ड है. रिफ्रैक्टेड इज अनपोलराइज्ड. तो ये जितने भी मैं डॉट्स लगा रहा हूं ये शो कर रहा है वाइब्रेशंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दिस इज रिफ्रैक्टेड unpolarized light. This is refracted light which is unpolarized. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा. अब यहां से इश्यूज आते हैं. देखो कभी भी 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता. अगर ट्रांसपेरेंट भी है तब भी कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा. अगर एंगल एक एंगल के इक्वल है विच इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल.
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के इक्वल है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, हमेशा नहीं होगी, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए होगी विच इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये पोलराइज्ड हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड। दिस लाइट इज प्लेन polarized. This is reflected light. तो अगर आपने लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे रख दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पोलराइजिंग एंगल की इक्वल है तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आप कहोगे कि ओके रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड इज अनपोलराइज्ड। दिस इज Brewster's law and this is polarization by reflection. This is polarization by reflection. अब एक चीज और देखिएगा, ये जो एंगल होगा इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें पहली कहानी तो ये है कि ये दोनों रेस परपेंडिकुलर हैं, तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि R प्लस R 90 डिग्री होगा। रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन का जो एंगल है इनका सम 90 डिग्री आता है, क्योंकि देखो पूरा 180 होगा ना, ये 90 निकल गया तो इन दोनों का सम भी 90 बचेगा। और ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा दैट n is 10 IP. n is 10 times polarizing angle, tan of IP, where IP is polarizing angle. n is refractive index. So सिंबल को आप ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। अब देखो इस ब्रूस्टर्स लॉ को TIR से कैसे कनेक्ट करते हैं। TIR में आपने पढ़ा था n होता है साइन इनवर्स 1/c। TIR में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन इनवर्स, और सॉरी n होता है 1/sin c, है ना। तो यहां से आप n की जगह 1/sin c रखकर c और ip को इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर्स लॉ उठाएगा वेव ऑप्टिक्स से और TIR उठाएगा और कनेक्ट कर देगा, और ये कनेक्शन इतना नेचुरल क्वेश्चन से बना देगा कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये वेव्स का था। तो इसका ख्याल रखिएगा, ये नहीं है सिलेबस में लेकिन इस साल भी इससे क्वेश्चन बन सकता है TIR और उसे कंबाइन करके। इतना लिख लीजिए, फिर इस पर एक आध क्वेश्चन करते हैं। नहीं सना, IP इज इक्वल टू R, बिल्कुल भाई, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही होगा, है ना। कहीं भी रिफ्लेक्शन हो जाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, n हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बिल्कुल भी TIR की तरह नहीं है। TIR में सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन होना चाहिए डेंसर से रेयर में, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये TIR नहीं है, यहाँ TIR नहीं हो रहा, लेकिन इस टर्म को TIR में n is 1/sin c होता है, उससे कनेक्ट करा जा सकता है। क्वेश्चंस देखेंगे आपको अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि TIR और ब्रूस्टर्स लॉ को कनेक्ट करके कुछ बना देता है। चलिए इतना लिखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आता नहीं है। चलो गुड, लिख लिया। लिखिए लिखिए इसमें।
राशिद एन हमेशा ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट मीडियम। लिखा ना यहाँ पर, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। चलिए, चलो भाई, सबने लिख लिया, नेक्स्ट देखिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ब्रिस्टर्स लॉ से नहीं बन पाता, ऐसी आता है, कहता है एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.6 दे दिया, कहता है पोलराइजिंग एंगल निकालो। तो तुम लिख सकते हो भाई tan आई पी एन के इक्वल है, आई पी आ जाएगा हाँ यस, इट्स मीडियम 2 रिस्पेक्ट, आई पी आ जाएगा tan इनवर्स n, पोलराइजिंग एंगल tan इनवर्स n हो जाएगा अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो आईपी आ जाएगा tan इनवर्स 1.6। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर आपको दिखने लगते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ के बाद नेक्स्ट आता है डॉपलर्स इफेक्ट। अब देखिए, डॉपलर्स इफेक्ट तो कभी भी सीबीएसई सिलेबस में था ही नहीं, 4-5 सालों से हटा हुआ है, लेकिन एंट्रेंसेस में आपको डॉपलर्स इफेक्ट से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये डॉपलर्स इफेक्ट देखिए, ये भी आपके स्कूल एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एंट्रेंसेस के सिलेबस में हो सकता है, क्योंकि ये डिलीटेड सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, ये कभी भी सीबीएसई सिलेबस में नहीं था, लेकिन एंट्रेंसेस में दिख जाते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो, डॉपलर्स इफेक्ट लास्ट ईयर आपने साउंड में पढ़ा था, डॉपलर्स इफेक्ट। इस साल आपको चाहिए डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। समझ लो डॉपलर्स इफेक्ट का मतलब क्या है। ये एक लाइट सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है, यहां से कुछ लाइट एमिट हुई और इस ऑब्जर्वर तक वो लाइट वेव्स पहुंच रही। सोर्स ने जो लाइट एमिट करी उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, ऑब्जर्वर तक जो लाइट पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। अगर ये दोनों रेस्ट में, सोर्स भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में, तो इफ, मैं एक बार इसको लिख देता हूं, न्यू नॉट का मतलब क्या, ट्रू फ्रीक्वेंसी emitted by source apparent frequency observed। अगर ये दोनों रेस्ट में, if both source and observer are at rest, source and observer are at rest with respect to each other, तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट करेगी वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। मींस इसने अगर 1000 हर्ट्ज की लाइट एमिट करी, तो ये जो लाइट ऑब्जर्व करेगा वो लाइट भी 1000 हर्ट्ज की होगी, कोई डॉपलर्स इफेक्ट नहीं, नो डॉपलर इफेक्ट। तो ये तब होता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, या तो दोनों ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, या दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा और जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट करता है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, नो डॉपलर्स इफेक्ट। लेकिन अगर इनमें रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए, if source and observer move towards each other with speed v, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ v स्पीड से चलना शुरू कर दें, दिस इज सोर्स,
दिस इज ऑब्जर्वर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं विद सम स्पीड भी। इसने लाइट की फ्रीक्वेंसी एमिट करी न्यू नॉट, इसने ऑब्जर्व करी न्यू, यहां जो लाइट पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। लाइट स्पीड और लाइट की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, c इज इक्वल टू न्यू इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डॉपलर इफेक्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहाँ जो लाइट एमिट करी उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी, यहाँ जो पहुंची उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। दिस इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई, इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। सो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो मान लो सोर्स एमिट कर रहा है 100 हर्ट्ज, ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा 200 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है वेवलेंथ कम हो गई, दिस इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, move away from each other with speed v, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं v स्पीड से। सो दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर, ये ऐसे दूर जा रहे हैं v स्पीड से। सोर्स ने लाइट वेव एमिट करी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की और वेवलेंथ लैम्डा नॉट की, यहां तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी दैट्स न्यू, वेवलेंथ लैम्डा। न्यू विल बी लेस देन न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कुछ रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ रेड हो गया या सब कुछ ब्लू हो गया। ब्लू को एज अ आप यूज कर रहे हो कि भाई ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, कम होने को ब्लू लिख रहे। अब हो सकता है कम होकर वो ब्लू तक पहुंचे ही नहीं कभी, इसका मतलब नहीं कि ब्लू हो गया सब कुछ ब्लू दिखने लगेगा। ब्लू को आप यूज कर रहे हो एज अ टर्म कि भाई कम हो रही है दैट मींस ब्लू, बढ़ रही है दैट मींस रेड, रेड शिफ्ट। बस इसलिए ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन होता है कि ब्लू दिखना शुरू हो जाएगा, रेड दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं, बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी बढ़ गया उसे रेड शिफ्ट कहेंगे वेवलेंथ में, कम हो गई वेवलेंथ तो उसे आप ब्लू शिफ्ट कहोगे। सो दैट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। इसे लिखिए, फिर जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला रह गया वो मैं लिख देता हूं, और इसमें कोई डाउट है अगर तो मुझे बताइएगा। ये लिख लिया? चलो ये लिख लिया, इसको लिखिए। भाई ये 11th वाले डॉपलर इफेक्ट के साथ क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे मत छोड़ देना सर। तौहीद का है सोर्स एंड ऑब्जर्वर 1 रेस्ट पर है, एक ऑब्जर्वर 2 ऑब्जर्वर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब लाइट पहुंचती है तो लाइट सोर्स की रिस्पेक्ट में अगर कोई एक ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो वो वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने एमिट करी थी। जब लाइट किसी ऑब्जर्वर तक पहुंचती है और वो मोशन में है तो डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। रेस्ट एंड मोशन आर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। सोर्स के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है जब लाइट रिसीव कर रहा है तो डॉपलर इफेक्ट होगा। सोर्स के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्वर मोशन में नहीं है
रेस्ट में तो डॉपलर्स इफेक्ट नहीं होगा। रेस्ट एंड मोशन आर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, रिलेटिव है। तो आपने ना अपने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया सोर्स कहां पर है, कौन एमिट कर रहा है, हमेशा सोर्स के रिस्पेक्ट में देखो। इतना लिख लीजिएगा, बताइएगा, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स कैसे। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, सिंपल से रिलेशन यूज करेंगे, डेल्टा न्यू इज प्लस माइनस वी बाय सी इंटू न्यू, और वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं डेल्टा लैम्डा माइनस प्लस v by c, this is nu naught and this is lambda. So यहाँ जो डेल्टा न्यू है that's change in frequency, this is change in frequency, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं that delta nu is nu minus nu naught. Delta lambda is change in wavelength, delta lambda is lambda minus lambda naught. V जो है that is relative velocity of source and observer. अरे यार ये डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा लिखो। Delta nu is plus minus v by c into nu naught. Delta lambda is plus minus v by c into lambda naught. So delta nu मैंने लिखा था, this is change in frequency. इसको लिख लो यार, कहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए। And delta lambda is change in wavelength. Delta nu minus nu naught. Delta lambda is lambda minus lambda naught. V is relative speed और relative velocity, इसको लिख लो जल्दी से प्लीज, ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और c स्पीड ऑफ लाइट। अब ये जो प्लस साइन है इसका मतलब समझिए, सॉरी ये नेगेटिव पॉजिटिव,
प्लस साइन अब तब यूज करते हैं जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आते हैं। सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी बट वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसीलिए देख रहे हो यहाँ प्लस साइन है बट वेवलेंथ में नेगेटिव साइन है। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स ईच अदर, देखो ऐसा भी हो सकता है कोई एक मूव कर रहा हो, और इसे तब यूज करेंगे when they move away from each other। दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव साइन, वेवलेंथ में पॉजिटिव साइन। when source and observer move away from each other, चलिए इतना लिख लीजिए, move away from each other। अच्छा, वेडनेसडे और मुझे टाइम चाहिए वेव ऑप्टिक्स के लिए। बेसिकली इंटरफेरेंस में कुछ पोर्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एंट्रेंसेस में हमेशा अक्सर आपको वो क्वेश्चंस दिख जाते हैं, तो मैं स्किप नहीं करना चाहता। मैंने पोलराइजेशन में कुछ डेफिनेशंस छोड़ी है। मैंने पोलरॉइड की डेफिनेशन छोड़ी है, मैंने एप्लीकेशन छोड़ा है पोलराइजेशन का, मैंने टर्मुलेंट क्रिस्टल डिस्कस नहीं किया, इसकी डेफिनेशन है। मैंने पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग की डेफिनेशन छोड़ी है। अब जब भी आप कभी सिलेबस में होगा ये आपके, तो डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी आपको फिजिक्स आती है इसकी। चलिए आज इसे हम यहीं छोड़ेंगे। वेडनेसडे